नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएजी 172 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 2 क्वेश्चनों को पढ़ा था और अब हम तीसरे क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यह है कि वर्तमान युग में शासन की चुनौतियां और नौकरशाही की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि भाई वर्तमान युग में शासन की क्या क्या चुनौतियां हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि भाई ऐसे में नौकरशाही की बदलती भूमिका क्या है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वर्तमान युग में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शासन की चुनौती क्या है। तो अगर आज हम बात करें सरकार की या जितने भी अधिकारी हैं, उनके सामने शासन की चुनौती बहुत तेज गति से बदल रही है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था बदलती है, राजनीति का स्तर बदलता है और वैसे वैसे ही नए नए तरीके के चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे नए नए तरीके के चैलेंजेस आएंगे वैसे वैसे ही जो हमारे प्रशासक हैं उनके सामने भी नई नई चुनौतियां आएंगी। यहाँ मैं सबसे पहले नौकरशाही के बारे में क्लियर कर दूं जिन बच्चों को नहीं पता है। तो नौकरशाही को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर हैं, ये सब नौकरशाही में आते हैं। सेल्स ऑफिसर, बिक्री कर अधिकारी, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कहें कि पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो नौकरशाही के अंतर्गत आता है। और ऐसे में आपको पता ही है कि सारे डिसीजन नौकरशाही एक तरीके से लेती है। मंत्रियों को जो पॉलिसीज़ बनानी होती है वो नौकरशाही उसमें मदद करती है, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड होती है और इन्हें प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। तो ऐसे में इनकी भूमिका समय के साथ कैसे बदल रही है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे भाई वर्तमान युग में शासन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और आज बहुत तेज़ी से समाज बदल रहा है, जिसकी वजह से राजनीति भी बदल रही है बहुत तेज गति से और अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। और आज हम देख रहे हैं कि समाज में, राजनीति में और अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है और ऐसे में नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। और वो पहली चुनौती ये है साइबर सुरक्षा। आज आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या अदर प्लेटफॉर्म कोई भी हो। ऐसे में मुद्दा ये आता है कि क्या वो सिक्योर हैं, क्या हमारे डाटा जो हैं वो सिक्योर हैं। तो ऐसे में जो साइबर सुरक्षा है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आजकल आप देखते होंगे न्यूज़ में कि बहुत सारे लोगों के बैंकों से पैसे निकल गए, बहुत ज़्यादा साइबर ठगी हो रही है। तो वर्तमान युग में जो शासन बदला है तो उसमें सबसे पहली जो चुनौती आई है वो ये आई है कि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुई है लेकिन साइबर सुरक्षा भी बड़ी समस्या आ गई है। तकनीकी के विकास के साथ साथ साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। आज डिजिटल गवर्नेंस तो हो रहा है लेकिन डाटा भी लीक हो रहा है। ऐसे में जो प्राइवेसी है यानी कि जो गोपनीयता है ये आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो शासन के सामने जो हमारी पहली चुनौती है वो चुनौती क्या है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी का लगातार डेवलप होता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल साइबर सुरक्षा, लोगों की प्राइवेसी कितनी है, डाटा प्राइवेसी कितनी है, आए दिन डाटा लीक होते रहते हैं, आईडीज़ हैक हो जाती हैं, लोगों के बैंक से पैसे उड़ जाते हैं। तो ये सब चुनौतियों का सामना शासन कैसे करेगा। दूसरी चुनौती है शासन के सामने आज के टाइम पे आर्थिक असमानता। आज जितने भी समाज हैं, जितने भी देश हैं, सबके सामने ये समस्या हो गई है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं इनका उत्थान कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसका फायदा अमीर लोगों को मिल जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है शासन के सामने। अब शासन ना सिर्फ इसके लिए नहीं रह गया है कि लोगों का कल्याण किया जाए, अब इसका जुड़ाव पर्यावरण से भी हो गया है। तो अगली चुनौती शासन के सामने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट है। जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हो पॉल्यूशन का मुद्दा कितना बड़ा है और कूड़े कचरे साफ सफाई का मुद्दा कितना बड़ा है। तो आज बदलते व्यवस्था में शासन का स्वरूप भी बदल गया है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे जो हैं वो चिंता का विषय बन गए हैं। और हम आने वाली पीढ़ियों का विकास कैसे करेंगे ये बड़ा मुश्किल मुद्दा बन चुका है। बैठकें होती हैं, फंड पास होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं है। 400 के पार प्रदूषण का स्तर है, आप देख ही रहे हैं। तो फिर ऐसे में सरवाइव कैसे करेगी जो है लोगों की जिंदगियां। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या शासन इन चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है या फिर कागजों में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये मुद्दा बन जाता है। अगली चुनौती है वैश्वीकरण। देखो वैश्वीकरण का मतलब है व्यापार के जरिए पूरा विश्व आज कनेक्टेड है। पूंजी, वस्तु, विचार एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय हितों का टकराव भी हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां लग तो रही हैं लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका रोजगार चला जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको
कि जैसे मान लो कहीं पर मॉल खुल गया, पहले वहाँ पे लोकल मार्केट लगती थी, अब लोग मॉल सामान लेंगे तो लोकल मार्केट तो गई, उतने सारे लोगों का रोजगार तो चला गया। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने कुछ बड़े लोगों को तो बड़ा बनाया है, लेकिन गरीब लोगों को और ज़्यादा गरीब बना रहा है। ऐसे में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और राजनीतिक ध्रुवीकरण, आज राजनीति में बहुत सारी विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं की वजह से नागरिकों की अपेक्षाएं बदल गई हैं। शासन जो है चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और भारतीय संदर्भ में देखोगे तो चुनौतियां और भी ज़्यादा बड़ी हैं। जनसंख्या की चुनौती सबसे बड़ी है, ठीक है, वनीकरण की चुनौती सबसे बड़ी है, कृषि जो खाद्य संकट आ रहा है ये बड़ी समस्या है। ये पर्यावरणीय समस्याएं नहीं है, ये शासन के सामने मौजूदा चुनौतियां हैं कि शासन इन चुनौतियों को कैसे हल करेगा और देश की यूनिटी को कैसे बनाए रखेगा और देश का डेवलप कैसे करेगा। एक तरफ भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुद्दा ये भी बन रहा है कि इन चुनौतियों से हम कैसे सारोकार करें। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन का एक भाग आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान युग में शासन की चुनौतियां क्या हैं। अब चुनौतियां तो हमें पता चल गई, अब इसमें नौकरशाही की भूमिका क्या है। तो मैंने आपको बताया नौकरशाही बोले तो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर है, पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है वो नौकरशाह के अंतर्गत आता है। और किसी भी देश के शासन को चलाने में नौकरशाही की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पहले नौकरशाही का काम अलग था, पहले नौकरशाही का काम सिर्फ ये था कि वो प्रशासन को चलाने के लिए पॉलिसीज तैयार करें और राजनेताओं की मदद करें। लेकिन अब नौकरशाही की भूमिका बदल गई है, अब उन्हें ग्राउंड लेवल पर भी जाकर काम करना पड़ता है। तो किसी भी सफल शासन का एक अभिन्न अंग है नौकरशाही। इसके अगर हम पारंपरिक स्वरूप में देखें तो उसमें बदलाव आ गया है और नए युग की चुनौतियां पूरा कर सकें, ऐसे में नौकरशाही की भूमिका बदल गई है। जैसे कि सबसे पहले नौकरशाही की भूमिका में बदलाव यह है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता और वो नौकरशाह में है, वो कोई ऑफिसर है, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आधुनिक नौकरशाही कर सकती है। तो नौकरशाही को आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्हें ना ट्रांसपेरेंसी भी इसमें होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सरकार डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम चला रही है जो कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो नौकरशाही की पहली भूमिका में बदलाव क्या है कि नौकरशाही अब क्या हो गई है, वो साइंटिफिक मेथड से सोचना शुरू कर चुकी है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है शासन में। अब जो नौकरशाही वो नागरिक केंद्रीय हो गई है। पहले जो नौकरशाही थी वो राजनीतिक केंद्रीय थी, वो राजनीति से मतलब रखती थी, नेताओं को समर्थन देती थी। नेताओं को समर्थन का मतलब ये नेताओं के लिए पॉलिसीज बनाना, नेताओं के लिए काम करना। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो नौकरशाही वो ग्राउंड लेवल पर जनता के लिए काम करें। जैसे साधारण जनता डरती है सरकारी अफसरों से, तो सरकारी अफसर जो है वो जनता में जाकर काम करें और ये कहें कि हाँ भाई अब हम क्या है आपके लिए काम कर रहे हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। और अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो टीना डावी जो आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें 2 करोड़ का सम्मान मिला है राष्ट्रपति जी के हाथों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफिसरों की कहानी है ऐसी। तो कहीं ना कहीं अब नौकरशाही क्या है, नागरिक केंद्रीकरण हो गई है। ये नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। गति और लचीलापन, पारंपरिक जो नौकरशाही थी वो धीमी निर्णय प्रक्रिया थी, कठोरता थी। लेकिन वर्तमान युग में तेजी से प्रतिक्रिया हो रही है, तुरंत डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये बदलाव आया है। इसके अलावा पारदर्शिता, नौकरशाही को ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार जहाँ होगा वहाँ लोगों का विश्वास कम होगा, जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, जवाबदेहिता होगी, वहाँ लोगों का उतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा। और आज नौकरशाही सतत विकास पर भी ध्यान दे रही है, यानी कि आने वाली पीढ़ियाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, जलवायु संकट, सामाजिक न्याय हो, जलवायु संकट का सामना कर सकें और सोशल जस्टिस की स्थापना हो सके। तो जहाँ पहले नौकरशाही का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए पॉलिसीज़ बनाना होता था, उन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस चीज़ पर ध्यान देना होता था, ज़्यादा ज़्यादा टैक्स की उगाही होती थी। अब जो कहीं ना कहीं ये सामाजिक कल्याण से भी सारोकार रख रही है। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। आप देखो इन क्वेश्चन के लिखने के ना और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नौकरशाही की भूमिका ऐसे यहाँ पर लिखा, उसके बाद ये फ्लो चार्ट सा बना दिया, 4-5 इसकी जो भूमिका लिखनी है आपको, उसके बाद फिर इनकी हेडिंग बना के लिखा, तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको थोड़ा से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इग्नू में नंबर नहीं आते, 90-90 नंबर भी आते हैं 100 में से, बशर्ते आपके लिखने के तरीके हों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया कीजिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, कि पहले आपने बनाया वर्तमान युग में शासन की चुनौतियाँ, तकनीकी प्रगति और साइबर सुरक्षा। फिर इस तरीके से जो भी चारों पांचों हेडिंग है उन्हें यहाँ पर रखा, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, फिर हेडिंग बनाई और उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से फिर नौकरशाही की भूमिका, फिर ये सारी हेडिंग आपने क्या करा, बॉक्स में पैक करी और फिर हेडिंग बना के आंसर लिखा। तो ऐसे क्या होगा, आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और टीचर को भी चेक करने में आसानी होगी। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समय में
शासन में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के टाइम पर मीडिया की भूमिका आपको पता है बदल चुकी है, और पहले भी मीडिया की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका थी। हमें इस पर टिप्पणी करनी है। तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है। किसी भी समाज के जो विचार हैं उस पर मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। मीडिया किसी न्यूज़ को किस प्रकार से दिखाएगा और लोग किस प्रकार से उसे सोचेंगे, ये मैटर मीडिया की भूमिका दिखती है। तो आज के समय में मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अंग है। ये शासन और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय जनता तक पहुँचाए जा रहे हैं, जनता को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और जनता की समस्याओं को मुद्दा बनाकर उसे शासन तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में जो मीडिया है उसकी भूमिका क्या है ये देखिए। तो मीडिया की सबसे पहली भूमिका ये है कि वो सूचना का प्रभावी प्रसार करे। मीडिया शासन के कार्य यानी कि सरकार जो भी कार्य कर रही है, सरकार जो भी पॉलिसीज़ बना रही है, सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाए और ये सुनिश्चित करे कि सरकार की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में हर एक जनता को पता रहे। यानी कि सरकार कोई कल्याणकारी योजना चला रही है तो जनता को पता भी तो हो, और अगर मीडिया उस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वास्तव में मीडिया फिर अपना काम कर रहा है। उदाहरण के लिए शिक्षा जो नीति बन रही है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य नीति बन रही है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो जानकारी है, ये मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इससे जो है समाज अवेयर होगा, और जब समाज अवेयर होगा तो वो आगे बढ़ेगा और फिर देश भी आगे बढ़ेगा। तो मीडिया की सबसे पहली भूमिका क्या है कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचनाओं का प्रभावी तरीके से प्रसार करें, हर एक व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सके, इसके लिए सुनिश्चित करें। दूसरा काम यह है मीडिया का कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। मीडिया एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके जरिए जनता अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाती है। चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लो, या सोशल मीडिया की बात कर लो, ये सब नागरिकों को ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। अब मुद्दा ये होता है कि सरकार उसकी बात पर ध्यान देती है या नहीं देती। मीडिया का अगला जो काम है वो है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। मीडिया शासन को पारदर्शी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भ्रष्टाचार, घोटाले, अनियमितताओं का खुलासा करके उत्तरदायित्व को बढ़ाता है और सरकार की जवाबदेहिता को बढ़ाता है। बट बात यह है क्या मीडिया वास्तव में अपना काम करता है या उस पर सरकार का प्रभाव रहता है, ये बात सोचने वाली हो जाती है। अगली बात यह है कि मीडिया सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। मीडिया सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जब भी सरकार की कोई पॉलिसी बेकार होती है और या कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो जनता के हित में नहीं है, मीडिया इसे उजागर करता है और सरकार पर दबाव बनाता है कि सरकार उचित कार्रवाई करे। इसके अलावा मीडिया जन जागरूकता अभियान चलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, या कई जो अभियान चलाए जाते हैं जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान, इन सबको मीडिया व्यापक रूप से प्रचारित करता है ताकि ये अभियान सफल हो सकें। लेकिन फिर भी मीडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मीडिया जो है वो पक्षपातपूर्ण हो जाती है। वो किसी विशेष समूह को बढ़ावा देती है, किसी विशेष राजनीतिक दल को बढ़ावा देती है, किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके अलावा आज के टाइम पे फेक न्यूज़, विज्ञापन आधारित पत्रकारिता, ये बड़ी समस्या हो चुकी है। ऐसे में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। मीडिया को कई बार अलग अलग तरीके से आलोचना का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में क्या सफल लोकतंत्र हो सकता है बिना मीडिया के, ये सोचना बड़ा अजीब सा हो जाता है कि बिना मीडिया के कैसे भाई लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। और फिर एक ऐसी मीडिया जो निष्पक्ष ना हो तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को चला पाएगी। निष्कर्ष ये निकलता है कि मीडिया शासन और जनता के बीच में एक पुल का काम करता है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन इसे भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा और जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि मीडिया ईमानदार है, निष्पक्ष है, तभी लोग उसके द्वारा बताई गई बातों पर विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।